अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्ल है महवे तमाशा। और इस प्रोग्राम में आप थोड़ी बहुत चेंज जो है वो तकरीबन हर दूसरे हफ्ते देखते ही रहते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको भी इस चीज़ की आदत हो गई होगी कि कभी मैं होस्ट की कुर्सी पर होती हूँ और कभी एक्सपर्ट की कुर्सी पर, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा सेम है कि हम बात करते हैं इस हवाले से कि किस तरह हमारी अक्ल तमाशा देखती है और हमारी मैनेजमेंट जो है वो अक्ल के ज़ेरे साया होने की बजाय हमारे जज्बात के हाथों हो रही होती है। और हमारी ज़िंदगी में इससे जो मसाइल पैदा होते हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाता है और आपको ऐसी फूड दी जाती है थॉट की कि आप ये सोचें कि किस तरह आप ही के हाथ में है आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी। और पिछले प्रोग्राम का थोड़ा सा रेफरेंस देती जाऊँ कि हमने बात की थी पिछले 2 प्रोग्राम्स में डिप्रेशन के ऊपर और ऐसे डिप्रेशन के ऊपर हमने बात की थी जिसके ऊपर हम खुद कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। यानी हम ये प्रोग्राम कर ही ऐसे अफराद के लिए रहे हैं जिनके ऐसे मसाइल हैं जिनमें ज़्यादा थेरेपी का रोल जो है वो खुद ही प्ले कर सकते हैं, यानी वो अपने मसाइल को अपनी अकल के तहत खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस में ये प्रोग्राम आपकी मदद कर रहा है। और एक्सपर्ट्स के तौर पर मैं तारुफ़ कराती जाऊँ अपनी टीम का यहाँ पर मिस शुमाइला जो कि विलिंग वेज लाहौर की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और काउंसलिंग प्रोग्राम को यहाँ पर हेड भी करती हैं और चेंज के लिए काउंसलिंग करती हैं। और इनके जो मरीज़ हैं वो एक मुआवज़ाती तौर पर जो असरात इनकी थेरेपी के थ्रू हासिल करते हैं उनसे उनकी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क आता है। इसी तरह मिस तहसीन नासिर हमारे साथ हैं जो कि ना सिर्फ यहाँ पर विलिंग वेज का पार्ट है बल्कि इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये शुगर के मरीज़ों के साथ बहुत ही शानदार थेरेपी के स्किल्स रखती हैं और डायबिटीज़ के एंड पे इनका काफ़ी काम है जिसमें ये मरीज़ों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और डायबिटीज़ की मैनेजमेंट पे बहुत काम करती हैं। और मैं अपना तारुफ़ भी आपसे कराती जाऊँ कि विलिंग वेज के इंडोर ट्रीटमेंट में मैं भी अपने मरीज़ों के साथ यहाँ पर मसरूफ़ अमल रहती हूँ और ख़ास तौर पर जो स्पेशलिटी है वो फैमिली ट्रीटमेंट है, फैमिली की जो मैनेजमेंट है, फैमिली की जो काउंसलिंग है उसमें मेरा काफ़ी रोल होता है। तो हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसमें मैं तारुफ़ कराऊँगी आज के मौजू का जिस पर हम बात करेंगे वो है एंग्ज़ाइटी। और एंग्ज़ाइटी एक ऐसा डिप्रेशन ही की तरह का एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि सोसाइटी में बड़ा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसको आम टर्म्स में भी इस्तेमाल करते हैं। एंग्ज़ाइटी को, बेचैनी को आम तौर पर भी वो डिपिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मर्ज़ की तौर पर किस तरह अपने डिस्प्ले होता है या किस तरह के सिम्टम्स ये बन के सामने आता है इसके ऊपर आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिस शुमाइला, पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि एंग्ज़ाइटी आखिर है क्या? एक माहिर नफ्सियात की नज़र से बताएं कि एंग्ज़ाइटी क्या है। देखिए, जैसे आपने कहा ना अभी कि बेचैनी, एंग्ज़ाइटी, बेचैनियों को नाम हम एंग्ज़ाइटी का देते हैं। असल में हम सब के अंदर एक नेचुरल इमोशन है जिसको फ़ियर कहा जाता है, यानी खौफ हम सब के अंदर होता है। और खौफ का पर्पस आपको भी पता है, हमारी ज़िंदगी को डेंजर से ख़बरदार करना है और हमें हेल्प करना है ताकि हम खौफ महसूस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। यानी कोई पेशबंदी बना लें क्योंकि आगे प्लान कर लें कि आगे कोई ख़तरा है। असल में तो ये हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए खौफ का इमोशन या जज्बा हम सब के अंदर पाया जाता है या फीलिंग्स। लेकिन यही खौफ अगर हद से ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा से मेरी मुराद ये है कि बजाय ये हमारी मदद करने के, ये खौफ हमारी परफॉर्मेंस को उल्टा ख़राब करने लग जाए, तो इसको हम एंग्ज़ाइटी, या एंग्ज़ाइटी के आगे बहुत सारी इक़साम भी हैं जिस पे हम बात भी करेंगे। तो खौफ को बजाय मदद लेने के जब हम अवॉइडेंस की तरफ आना शुरू हो जाएं, इसको एंग्ज़ाइटी कहते हैं। बेचैनियों का होना, अब इसमें पूरी तरह से हमारा जिस्म भी इन्वॉल्व होता है, हमारी सोचें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे रवैये इन्वॉल्व होते हैं। एंग्ज़ाइटी बाकायदा तौर पर एक डिसऑर्डर भी है, लेकिन एंग्ज़ाइटी हम सब थोड़ी थोड़ी फील करते हैं। बेचैनी, कोई अगर हमने काम करना है और कोई चीज़ फ्यूचर रिलेटेड है, कोई भी फ्यूचर रिलेटेड टास्क है आपका, तो वो आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनियाँ पैदा करते हैं और वो बेचैनी आपको उस काम को सही तरीके से करने के लिए
हेल्प करती हैं। लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत एंशियस, ज़रा आपको बेचैनियाँ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमारे इर्द गिर्द। इसी को हेल्प करने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है कि जितना एक फ़ायदे की चीज़ जो हम सब के अंदर है, ऐसी फीलिंग्स जो कि हमें हमारी फंक्शनैलिटी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे काम को आसान कर सकती है, तो हम क्यों उससे नुकसान उठा रहे हैं। सो बेचैनियों को, और आगे इसमें खदशात का होना, बेचैनियाँ खदशात लेकर आती हैं, खदशात बेचैनियाँ लेकर आते हैं। सही, एक सर्कल है, सर्कल है कि अगर हमें आने वाले वक्त के बारे में कोई खदशा है तो उस खदशे को हम जब बेचैनियों में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये एंजाइटी प्रॉब्लम जो है वो कहलाती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इसको एलेबोरेट किया जाए। मिस तहसीन, आपसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि डिस्प्ले होते हैं जब कोई शख्स बेचैनी में होता है या एंजाइटी में होता है, तो फिर किस किस्म के सिम्टम्स होते हैं? जी देखिए, पहले तो एंजाइटी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन जब हम देखते हैं कि बेचैनियाँ, डर, खौफ, खदशात और फ्यूचर से रिलेटेड व्हाट इफ़ की जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं आपके थॉट में, और आपकी वर्बलाइज भी आप कर रहे होते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डर खौफ में घिरे रहना। और ज़ाहिर है फिर एक जब इस तरह का पैटर्न आपका बन जाता है तो फिर उसके सिम्टम्स भी आपको, जैसे 5 कंपोनेंट्स की, हम CBT के 5 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो आपको फिजियोलॉजी में, थॉट लेवल पे, मूड लेवल पे और बिहेवियर के लेवल पे, हर लेवल पे आपको उसकी मैनिफेस्टेशन जो है एंजाइटी की वो नज़र आ रही होती है। एंजाइटी के मेन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि बेसिकली होता यह है कि आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखना शुरू कर देते हैं और आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं डेंजर को। और वहाँ पे डिलेमा सबसे बड़ा ये होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को उस डेंजर के साथ हैंडल करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और आप अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं क्योंकि आप प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम टाइप्स की भी बात करें, जैसे सोशल एंग्जाइटीज़ बहुत ज़्यादा जो कॉमन है, इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंदर बहुत सारी एंग्जाइटी जो है उसका हम शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फोबियाज़ हैं, पैनिक अटैक्स हैं, इन सब की बेसिस जो है वो एंग्जाइटी है। कि एंग्जाइटी को आसान अल्फाज में हम समझा पाए ना, तो ये कोई खौफ की प्रॉब्लम है, ये कोई खौफ की बीमारी है जो कि आपको, यानी ऐसा किसी चीज़ से, जैसे फोबियाज़ की बात हम करते हैं, पैनिक हो जाना, या जनरलाइज एंजाइटी की भी कुछ परेशान ही रहते हैं, यानी आने वाले वक्त के बारे में घबराहट और बेचैनी वाले खदशात रहना एंजाइटी इनफैक्ट है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाना फियर का, और इसमें जो पहला रिएक्शन स्ट्रेंथन हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अवॉइडेंस है। यानी आपको अगर ये खौफ आता है कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये खौफ जब आपकी दिल की धड़कनों को तेज़ करने लग जाए, जब आप बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं, तो इस वजह से आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जो कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो तो या तो हमें फ़ाइट प्रिपेयर करते हैं या फ़्लाइट प्रिपेयर करते हैं। सो अवॉइडेंस जो है ये फिर बहुत ज़्यादा आम आता है। और इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है ब्रेक डाउन इसको CBT के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग करना, कि जब हम थॉट्स की बात करते हैं तो वहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि आप ओवर एस्टिमेट करते हैं डेंजर को, जो उतना है या नहीं आपको नहीं पता, बट आप बहुत ज़्यादा उसको जैसे एक हवास पे सवार कर लेते हैं और आप प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, और आप अपनी अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं एबिलिटीज़ को कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, और अब बिल्कुल एक सेल्फ वर्थ जो है वो आपकी लो हो जाती है, और आप अपने रिसोर्सेज को भी उस डेंजर से डील करने के लिए जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको भी बहुत हद तक ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, और इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस आप कुछ बना के तो चलते हैं। फिर मूड्स आपके नर्वस रहेंगे, आप पैनिकी रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगे। इसके अलावा बिहेवियर्स में जैसे मिसने अवॉइडेंस का मेंशन किया कि मोस्टली फिर आप देखेंगे एंग्जाइटी प्रोन जो लोग होते हैं वो फिर अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल एंग्जाइटी है तो वो लोग पब्लिक स्पीकिंग से या नज़र मतलब कोई लाइमलाइट में आने से, फोकस में आने से ही अवॉइड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वो मसला बढ़ गया तो वो उन जगहों पे जाना ही छोड़ देंगे। तो ये बेसिकली अवॉइडेंस है जो कि फाइनली इवेंचुअली आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाती है, कम नहीं करती। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन तो आपको देती है, बट इन द लॉन्ग रन मसला जो है वो। इसके अलावा एक और बिहेवियर की मैं सित्रत में बात करना चाहूँगी जो कि है सेफ्टी के बहुत सारे फिर
काम करने शुरू कर देते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए ही ना। उसके लिए बहुत सारे इंतजामात, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बहुत लोगों को जैसे कि OCD की टेंडेंसीज भी यहीं से आती है ना, कि आप बार बार उठ के रात को दरवाजे चेक करें, एक दफ़ा किया 2 दफ़ा किया, उसके बाद आपको इन प्रिंसिपल तो छोड़ देना चाहिए ना उस चीज़ को, बट आपका ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा, और वो जो आपकी एंग्जाइटी प्रोननेस है वो आपको बार बार उस कंपल्शन पे जो है वो मजबूर कर रही है, तो फिर लाइफ काफ़ी आपकी डिसफंक्शनल हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ भी जो है, ये भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सेफ्टी इश्यूज भी, तो वो फिर प्रॉब्लम हमें करने लग जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मिस तहसीन की बात से आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जिन भी चीज़ों में आपको खौफ महसूस होता है, अब वो चाहे किसी लोगों से मिलना हो, जहाज़ में बैठने का खौफ बहुत सारा लोगों को होता है, लिफ्ट में तो फंसने का बहुत ज़्यादा होता है, कई जानवरों से बहुत ज़्यादा खौफ होता है। खौफ से मुराद बेजा खौफ की बात हम कर रहे हैं। और आप अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किन कामों को जो कि ज़रूरी हैं आपके लिए, अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एंजाइटी आपकी ज़िंदगी में ज़रा अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है और आपको लाइफ में आपकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब आपकी प्रोग्रेस ही हिंडर होगी ना। जिस तरह यहाँ पे बड़ा रेलेवेंट केस है मिस आयशा का, उसकी आई थिंक हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मिस आयशा के केस को हम डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी बात की हुई है, लेकिन वो केस आज के प्रोग्राम से रेलिवेंट है क्योंकि वो एंग्जाइटी का ही केस है, पैनिक अटैक का केस है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एंग्जाइटी के ऊपर आप थोड़ी उनकी और वो करें मावनत, जिसमें आप क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को रैंक किया जाता है हार्ट पेशेंट के तौर पर, और जिस वक्त उनके टेस्ट कराए जाते हैं तो उनकी दिल की सेहत में कोई शुबा नहीं होता, क्योंकि टेस्टों में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही होती, लेकिन उनकी कंडीशन अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप माहिरीन नफ्सियात होने के नाते आप थोड़े से ऐसे सिम्टम्स के ऊपर रोशनी डालें कि जिन सिम्टम्स के नीचे लोगों को ये नज़र आता है कि ये कोई दिल का दौरा है, ये कोई हार्ट की तकलीफ़ है, लेकिन इनफैक्ट वहाँ पर जाएं तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है, और मरीज़ जो है फिर वो दोहरी अजियत का शिकार उस वक्त होता है जब उसके टेस्ट क्लियर आते हैं और फैमिली मेम्बर्स उसको ये भी कह रहे होते हैं कि आप ड्रामा कर रहे थे या आप हमारे जज्बात से खेल रहे थे और आपने ये अच्छा नहीं किया, तो उसकी अजियत और भी दोहरी हो जाती है, क्योंकि उसको ख़ुद भी नहीं पता होता कि हालत तो मेरी इतनी बुरी हो रही है और मेरे टेस्ट क्लियर कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग मदद करें कि जब किसी की हालत ख़राब होती है और फिज़िकल टेस्ट ठीक आते हैं तो यहाँ पर जो डिज़ीज़ है वो क्या है और इसमें इस शख्स का कितना रोल है, या ड्रामे वाली स्टेटमेंट है या नहीं है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक ये कहा कि जो साइकोसोमैटिक जो मसले हैं ना, उसमें प्रूफ देना पेशेंट के लिए चूँकि बड़ा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तो वो उनके अपने लिए बड़ी एक एगनाइजिंग और स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि वो फेक नहीं कर रहे होते। तो ये एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स, वहीं पे फिर 5 कंपोनेंट्स पे ही बात आती है कि डिजीनेस होना, स्वेटी पाम्स होना, रेसिंग हार्ट बीट होना, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन थॉट्स की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और पैनिक अटैक भी हम इसी को कहते हैं, जब उनकी कंडीशन जो है उनके बस से बाहर हो गई है। ये सारे सिम्टम्स, ये सब वो बिल्कुल महसूस कर रहे होते हैं, बट वो जाहिर है कि वो ऐसा एक डिज़ीज़ की सूरत अभी इख्तियार नहीं किए होते, तो इस वजह से जो है वो आपके टेस्ट जो है क्लियर आ रहे होते हैं। देखिए, जैसे आपने सिम्टम्स की बात की ना, तो वाज़िया तौर पर अगर जैसे मिस तहसीन ने 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, तो सोचें जो होती हैं ना, वो एंशियस बंदे की डराने वाली होती हैं। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, क्या मैं ये कर पाऊँगा। अब आप ये देख लें कि ये सारी सोचें, ये सारे ख़दशात जो हैं, वहम वसवसे जो हैं, ये एंजाइटी को शो कर रहे होते हैं। अब सोचों से बढ़कर अगर हम मूड मिजाज की तरफ आते हैं तो एंजाइटी इटसेल्फ एक मूड का डेफिनेशन है। सो उसमें आप मूड में इरिटेबल होना, सम टाइम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का बहुत सारे लोगों का सिम्टम्स क्राइंग, खैर क्राइंग भी आता है, लेकिन इरिटेबल, एंशियस, रेस्टलेसनेस,
पैनिकी से रहना, अलर्ट रहना, हो जाना, ये स्वेटिंग होना या these are the फिजिकल साइंस ना। मूड में आप बहुत ज़्यादा हर वक्त ऐसे अलर्ट और बेचैन और घबराए हुए रहते हैं, आप कोई धड़का ही लगा रहता है आपको। बिहेवियर में अवॉइडेंस आता है, क्लियर कट अवॉइडेंस आता है आपका कि यू वांट टू अवॉइड द सिचुएशन, बिकॉज उसकी सबसे बड़ी वजह फिजिकल साइंस होते हैं। जैसे हमने सोचों की बात की तो ये सोचें सर्टन फिजिकल साइंस शो करती है, जैसे दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, पैल्पिटेशन होना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, ब्लड फ्लो का इंक्रीज हो जाना, स्टमक पे बहुत ज़्यादा असर एंजाइटी इस तरह से करती है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या इस तरह की बार बार लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन सांस का उखड़ना जो है, जो जिसकी बात आप कर रहे थे कि साइन ये लग रहा होता है कि जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह और ऑब्जर्वेशंस जो आती हैं वो ये कह रही होती हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो यहाँ पर कोई भी बंदा ड्रामा बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। हम सब की लाइफ में स्ट्रेस इतनी पावर रखता है कि वो हमारी जब फिजियोलॉजी पर हावी होता है तो फिर वो बग़ैर किसी वजह के और साइंस के दिल की धड़कन को बहुत तेज़ कर देते हैं और हमारे बिहेवियर्स डिफरेंट हो जाते हैं। बंदे की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखते हैं जिन्होंने एंजाइटी की वजह से अपनी लाइफ बिल्कुल उनकी रुक सी गई हुई है। उन्होंने जहाज़ में सफ़र करना छोड़ दिया है, उन्होंने वो जो लिफ्ट की बात हम करते हैं, और फिर ये रुकता नहीं है, खौफ ये बढ़ता जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे एक्यूट प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट लोग नहीं करा रहे होते क्योंकि उन्हें कोई एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात हैं जिनको वो लिंगर ऑन करते रहते हैं और अवॉइड करते रहते हैं और डिले करते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। तो ये एंजाइटी के बहुत सारे नुकसानात हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में ब्रेक के ऊपर जाएं, क्योंकि ब्रेक पे वापस आने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फेसबुक के पेज के थ्रू हम तक आ रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आपसे वो सवाल भी पूछूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिस आयशा का केस के हवाले से थोड़ा सा भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि उनका केस आज के प्रोग्राम से ख़ास तौर पे रिलेट करता है। क्योंकि वो थोड़ा सा उस केस के बारे में बताऊँ जो हमारे नाजरीन जिन्होंने हमें अब ज्वाइन किया है तो उनको बताती चलूँ कि मिस आयशा का केस है जिनकी के एक कंपनी में प्रमोशन की गई थी और उस प्रमोशन के बाद उन्हें जहाज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा सफ़र करने पड़ते थे और वो फ़्लाइट में जाके बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाती थी और उनको ऐसे लगता था कि वो हार्ट अटैक की सी कैफियत है उनकी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी, उनका सांस रुकता था। और यहाँ तक कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी इस प्रमोशन को बैक कर दें, यानी डिमोशन पे चली जाएं और वापस अपनी उस सीट पर आके काम करें, यानी तरक्की ना करने का उन्होंने फ़ैसला किया बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो मैं चाहती हूँ कि इस केस को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आज के प्रोग्राम में दिया जाए कि इससे आप ये देखें कि ये थॉट टू पॉन्डर है कि ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी लाइफ को किस हद तक डिसफंक्शनल कर सकते हैं और आपका जो हर इंसान का मैं समझती हूँ राइट भी है और ड्यूटी भी है उसकी जो पोटेंशियल है ना, उसका जो रियल पोटेंशियल है उसको अचीव करना। और ये एंग्जाइटी सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती है। एक साइड पे आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी साइड पे ये एंग्जाइटी जो कि कहीं आपको बहुत पीछे रखती है और आप अपनी रियल सेल्फ तक, अपने पोटेंशियल तक, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कहीं आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। हालांकि ये हमेशा क्योरेबल, मैनेजेबल मसला है अगर आप इसकी वेरी एसेंस को समझ जाएं और आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये थॉट्स हैं, ये मुझे रोक रहे हैं और इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे इन्होंने डिमोशन को कबूल किया इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि उनको फ्लाइंग ना करनी पड़े, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करना पड़े बिकॉज ऑफ दोज एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स जो कि शायद कोई 0.1% चांस है होने का और बाकी कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या कोई टर्बुलेंस होगा या इस तरह की चीज़। और इसकी वजह से उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़कर दूसरी साइड पे पीछे रहना और कहीं लो रैंक पे रहना जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे बड़ा एक लेसन लर्न कर सकते हैं वो एंग्जाइटी प्रोन लोग जो कि स्टेट में
रहते हैं। और सोशल एंग्जाइटी हो गई, GAD का जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं, इसके अलावा पोस्ट ट्रोमेटिक से जो डील कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ में जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस का हम सुनते हैं कि एज सच, जैसे आपने भी बात की, फिजिकल सिम्टम्स कोई नहीं है, बट इट्स जस्ट द थॉट जो कि वो सारे सिम्टम्स जो है फिजिकल उनको लेके आ रहा है और पेन वो फील कर रहे हैं। तो ये सब उस थॉट से ही बात शुरू होती है कि वो डिसफंक्शनल थॉट आपको कहाँ तक लेके जा सकता है और कितनी खराबियाँ वो ज़िंदगी में कर सकता है। आयशा के केस में इन्वायरमेंट में जैसे हम 5 कंपोनेंट्स की बार बार बात करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले भी अपनी प्रॉब्लम्स को इन 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और समझें और किसी एक कंपोनेंट पर काम करना शुरू कर दें, और ज़्यादा बेहतरीन ये होगा कि सोचों वाले कंपोनेंट पर बात करें। मिस आयशा के केस में इन्वायरमेंट में चेंज ये आया था या उनकी लाइफ सिचुएशन में चेंज आया था कि उनको प्रमोशन मिली। अब एंजाइटी जिसको हम कह रही हैं, तो उनको बेतहाशा खदशात होना शुरू हो गए, खौफ से भरी हुई सोचें आ गई, क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ना था। तो ट्रैवल के दौरान उनको ये लगता था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होगा और मैं जान से हाथ धो गई। बिहेवियर अगेन उनका अवॉइडेंस था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं डिमोट होना चाहूँगी, मैं प्रमोशन को नहीं एक्सेप्ट कर रही। मूड अगेन एंशियस, फियरफुल, नर्वस हो जाना उनका। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी सोचों पर काम किया, बिकॉज पिछले प्रोग्राम्स में हमने ये भी बात की थी कि कैसे उन्होंने अपनी सोच पे काम किया, कि चैलेंज किया अपनी थॉट को, कि जब जिस थॉट ने उनको ये कहा कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया विद द न्यूट्रल वन, कि ये मेरी एक फियरफुल थॉट है, दिस इज़ माई फियर, इट्स नॉट मी। और फिर उनकी लाइफ में बिहेवियरल चेंजेस भी आना शुरू हो गए। सो हम सब की लाइफ में भी, और ये बहुत पावरफुल सी चीज़ है जिसको हम खौफ या एंजाइटी कह रहे हैं ना, ये क्योंकि इसमें बॉडी के साइंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम फेमिलियर नहीं होते और हम बहुत ज़्यादा उसके साथ पसंद नहीं उसको कर रहे होते। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो एजीनेस है, इरिटेबिलिटी है, एंशियसनेस है, नर्वसनेस है, ये जो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और ये जो मेरे हाथ पाँव फूले हुए हैं, पसीने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये ठीक हो जाएं। एंड ये फौरी ठीक कैसे होती है कि वो ना किया जाए। और हमारा दिमाग, हमारा माइंड इनफैक्ट बहुत अरसे से इसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बिल्कुल, बार बार क्विक फिक्सेस दे दे के अपनी प्रॉब्लम्स स्ट्रेंथन वो हो जाते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेंथन कर। और हल में सितरत ये नहीं है, क्योंकि अगर आप एक खौफ को अवॉइड करते हैं ना, तो वो खौफ दूसरी शक्लें इख्तियार करता रहता है। एंड एट दी एंड कुछ स्टेज ऐसी आती है हम सबकी लाइफ में जिसमें हमें खौफ को एक्सपीरियंस करना ही होता है, तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फिर कोई बंदा कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि अगर उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है अवॉइडेंस को टैकल करने का और एंजाइटी को मैनेज करने का, एक्सपोजर करने का, तो फिर इस तरह से सोशल फोबिया बढ़ता बढ़ता कोई और शक्लें जो है। और अगर ये अवॉइडेंस का पैटर्न अगर आप देखें ना, तो इसमें आप देखेंगे कि फिर वो चीज़ स्ट्रेंथन होती जाती है और मसला हमेशा बढ़ता जाता है और आप हमेशा डेंजर के साथ प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। आप हमेशा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे, आपने उस वक्त तो वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको मिल गई और आपने सिचुएशन अवॉइड कर ली और आपने कहा कि हाँ मैंने बड़ा अच्छा हल निकाल लिया, मगर वो हल इस तरह नहीं होता कि एक तो आप प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे और फिर कहीं ना कहीं वो आपके हवास पे, आपके जहन पे, आपके बैक ऑफ द माइंड, कहीं सबकॉन्शियस पे इफेक्ट उस चीज़ का रहेगा। तो जब हम सोल्यूशन की आगे इंशाल्लाह आगे वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे, तो उसमें यही है कि जितना आप अपने आप को एक्सपोज करें, ग्रेजुअली एक्सपोज करें, जितना आप थ्रेशोल्ड अपना बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, और हमेशा फेसिंग योर फियर्स इज़ द सोल्यूशन। चाहे आप सेफ्टी वाले बिहेवियर पे चल रहे हैं कि आप इतने इंतजामात कर लें कि प्रॉब्लम आए ही ना, ताकि आपको एंजाइटी का सामना ना हो, तो ये भी मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो 100% नहीं होती हैं, कसर तो होती है चीज़ों के अंदर, तो वो बिहेवियर भी ठीक नहीं है। तो कोपिंग स्किल सीखना अदर देन अवॉइडेंस और सेफ्टी इज बिल्कुल सही। और हम नाजरीन यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। यहाँ तक का मैं कंक्लूड कर दूँ कि अपने फियर्स से ऑपरेट करने की बजाय अपने फियर्स को डील करना सीखें, अपने फियर्स को की आंखों में आंखें डाल के बात करें और उनको ख़त्म करके, एलिमिनेट करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसके बाद आपके लिए और भी बहुत सी टेक्निक है और ख़ास तौर पर ब्रेक के बाद हम आप ही के सवालों के जवाबात भी देंगे। सो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है। जी।
और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फायदा अलग से क्लियर नजर आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फायदा नजर आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियां मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एंग्जाइटी की और ऐसे फियर्स की, ऐसे एप्रीहेंशंस की जो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को वर्स करते हैं, और ना सिर्फ क्वालिटी को वर्स करते हैं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी स्टेक पर चली जाती है। तो हम अपने माहिरीन से आज ये पूछ रहे हैं कि एंग्जाइटी का फिर क्या किया जाए, क्योंकि मैं अभी वेबसाइट पे देख रही थी कि जो हमारे नाजरीन के क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं उनमें से भी एक सवाल है। किरमाल साहिब या साहिबा पूछ रही हैं हमसे कि हम एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी मिस शुमाइला आप इसका जवाब दें। देखिए, एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ करना तो शायद राइट आंसर ना हो। एंग्जाइटी को हमेशा स्ट्रेंथ हम बना सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे नेचुरल फीलिंग्स है ना, तो इनका काम हमें इनफैक्ट हेल्प करना है। जितने भी हमारे नेचुरल इमोशंस हैं, गुस्सा है, सैडनेस है, खौफ है, एंग्जाइटी जिसको हम कह रहे हैं, तो ये है कोई हमारे सर्वाइवल के लिए स्पर करते हैं हमें। लेकिन चूंकि ये इसमें हमारी बॉडी जब इन्वॉल्व होती है तो वो बहुत ही कोई ऐसे इफ़ेक्ट आपको नहीं दे रहे होते जो आपको पसंद आते हैं, तो आप अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। तो एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ करने के बजाय हम इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि ज़िंदगी में खौफ हमें कहीं ना कहीं, बिकॉज ये हमारी सर्वाइवल स्किल है, कहीं ना कहीं पर खौफ जो है वो फ्रॉम द बिगिनिंग हमें सर्वाइव करने के लिए परसू कर रहा होता है। बट इसके अंदर ये है कि आपने अगर एंग्जाइटी आपकी लाइफ को बहुत डिसफंक्शनल बना रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है छोटी छोटी चीज़ों में भी, सोशल एंग्जाइटी है या किसी भी टाइप की, उसमें फिर आपने अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स करनी होती है, थोड़ी सी करेज कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लेकर आनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, आपने बिल्कुल मुनासिब टेक्निक बताई, लेकिन मेरा अगला सवाल भी इसी के ऊपर है। एक मोहतरमा अफीफ़ा फ़ारूक साहिबा पूछ रही हैं, बल्कि वो अपनी कंडीशन बता रही हैं कि मैं ऑल द टाइम प्री ऑक्यूपाइड रहती हूँ फियर से, और वो यही पूछना चाह रही हैं, सवाल उनका यही है कि जब भी मैंने अपनी सिचुएशन बता रही कि जब भी मैंने कोशिश की है कि मैं सॉल्व करूँ अपनी एंग्जाइटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो मैं एक स्टेप बैक जाती हूँ, एक कदम पीछे जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर फियर डेवलप होते हैं कि अब मैंने अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा। तो ये जो क्या होगा इसका फियर है, ये हमें जीने नहीं देता। ये हमारी एंग्जाइटी को बजाय इसके कि हम इसको कम करें, मिनिमाइज़ करें, बल्कि ये और ज़्यादा हो जाती है जब हम इसको डील करने की काम। एंग्जाइटी की मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं ना, जो पहला सवाल भी है कि मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आंसर इज़ आप अपनी फिजियोलॉजी को पहले इन ऑर्डर रखें। क्योंकि जैसे हम 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो वहीं पर मैनेजमेंट भी है। अगर क्या होगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एक तो मैनेजमेंट ये है कि इन थॉट्स को आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेट्स सी क्या होता है, आई कैन डू इट, इस तरह की बात। लेकिन मैं सितरत मैं आपको बताऊं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं ना, तो वो इतनी जल्दी सोचों पर काम कर नहीं सकते। एंजाइटी के लिए बेहतरीन, जैसे इफ़ यू रिमेंबर, तो डिप्रेशन में हम कह रहे थे कि एक्टिविटी में लेकर आए अपने आप को, बिकॉज डिप्रेशन डिमांड करता है आइसोलेशन, लथार्जिक होने को। एंजाइटी डिमांड करती है घबराहट को,
बेचैनियों को, जिस्म में एक हरीनेस सी होती है, सबसे पहले हमें उसको काम करने की ज़रूरत होती है। सो पहले हमें अपनी बॉडी को ये सिखाना है कि वो रिलैक्स कैसे रहे। एंड इसके लिए बेहतरीन हल है कि आज से हम कोई 30 to 40 मिनट्स का वॉक स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो कि आपकी बॉडी को आदत डाले कि दिल की धड़कन तेज़ होना ज़रूरी नहीं कि परेशानी है, तकलीफ में हो, हाँ, वो वैसे भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं कुछ, जैसे डीप ब्रीदिंग है, वो जैसे बेली ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सिखाते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जो कुछ मसल्स की होती हैं, उसमें आप सिखाते हैं अपने आप को कि आपकी बॉडी ने रिलैक्स कैसे रहना है। तो जिन्होंने भी सवाल किया है, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले कोई स्टेप लेने के नंबर 1 आप अपनी फिजियोलॉजी को पहले रिलैक्स करना सिखाएं। आज से कुछ एक्टिविटी ऐसी करें जिसमें आप अपनी बॉडी को कुछ मूवमेंट में लेकर आएँ, कुछ रिलैक्स करें। एंड देन उसके बाद लीस्ट टू मोस्ट हायरार्की बनाएं। यानी अगर आपको किसी चीज़ से खौफ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी खौफ में फ्लड कर दें, एकदम से एक्सपोजर ले लें, लीस्ट टू मोस्ट बना लें। सबसे कम नौइयत के चीज़ें जो हैं जो आपको खौफ देती हैं, तो पहले उनको करना शुरू करें, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो वन डे यू विल अचीव। कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करें कि अगर जैसे हमने, मुझे याद है एक प्रोग्राम में हम एक मदर की एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि वो एक मीटिंग में थी जो कि पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें उनको बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके, तो वो सिर्फ इसी खौफ की वजह से नहीं बोल पा रही थी कि व्हाट इफ़ कि मेरा सवाल गलत हुआ, कि ये स्टूपिड ना समझे लोग मुझे ये सो उसमें सवाल कर देना उस टाइम की डिमांड थी। एंड लेट्स सपोज आगे से उनको गलत फीडबैक मिलता है, तो ये वो एक्सपीरियंस होता है जो भी उन्होंने बताया कि फिर 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि इसमें हो सकता है कि मुझे गलत आंसर मिले या मैं 2 स्टेप पीछे चली जाऊं, तो मुझे ये कोई कमिटमेंट करना है कि चाहे मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मुझे मेरी कोशिश को जारी रखना है। सही, और मुझे एक्सपोजर ज़रूर करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास और है, मैं चाहूँगी मिस्टर हसीन आप इसका जवाब दें कि एंग्जाइटी की मेडिसिन के हवाले से क्वेश्चन है कि क्या दवाई एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती है और कितना अरसा इन दवाइयों को लेना सेफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं यही बात करूंगी कि आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपके हाथ में है, मेडिसिन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। आप अपने थॉट्स पे पहले काम तो करके देखें। जैसे मिस ने कहा, अपने फिजिकल सिम्टम्स को आप बड़े अच्छे तरीके से अपने तौर पे इन एक्सरसाइजेस के थ्रू प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने थॉट्स को एड्रेस करते हैं, ऑल्टरनेटिव थॉट्स बनाते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस रह जाएंगे कि आपको कहीं दवाई की ज़रूरत भी महसूस हो। अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ को चेंज करना, थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को, होराइजन को ब्रॉड करना, अपने आप को मार्जिन्स देना। अच्छा, एंग्जाइटी प्रोन लोगों की आप एक और चीज़ देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं अपने साथ, और अपने लिए उन्होंने बार बहुत कहीं हाई रखी होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको रिजेक्शन का चूँकि खौफ बहुत होता है ना, तो वो फिर हर चीज़ में परफेक्ट बहुत ही 100% देना चाहते हैं, जिसमें वो कहीं अपने आप को थका देते हैं, हल्कान कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें, अपने आप को मार्जिन्स दें, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि सारी एफर्ट्स के बावजूद कहीं आपको मेडिसिन की हेल्प चाहिए, तो आप ज़रूर साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें। मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी की बात इस प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों को जो कुछ खौफ खदशात होते हैं, तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस हद तक खौफ महसूस करते हैं कि बजाय अपने आप को उठाकर उस खौफ को कन्फ्रंट करने की, आप डे बाय डे फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, एंड आप सोच भी नहीं पाते हैं इस मामले में कि मुझे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो दिस इज़ द साइन कि यू नीड मेडिसिन। सो क्लिनिकल हद तक अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो वहाँ पर मेडिसिन डेफिनेटली
प्रायोरिटी इसके अंदर होती है। ये हमारी ऑडियंस को मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। एंजाइटी का एंटीडोट ही एक्सपीरियंस है। जैसे मिस ने एक फियर लैडर की बात की ना, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को, फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशल एंजाइटी है, अपने आप को आइसोलेट मत करें इन दैट कंडीशन, दैट कैन नेवर बी द सोल्यूशन। थोड़ा बहुत मिलना जुलना, बातचीत करना, जितना आपको लगता है एक टाइम में आप इजीली कर सकते हैं, बट करें ज़रूर, और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करें, अपने आप को चैलेंज करें, और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस इसमें बहुत अच्छा काम रोल अदा कर सकती हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट वेल, आई डिज़र्व ऑल द प्लेजर, ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द रिस्पेक्ट। तो अपने आप को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि एंजाइटी प्रोन लोगों में आप ये भी ज़रूर देखेंगी फैक्टर कि उनमें कहीं सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की कुछ कमी होती है, इसी वजह से वो पीछे पीछे रहना और फियरफुल रहना। जब आप अपनी डिग्निटी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ वर्थ पे कॉन्शियसली काम करते हैं, तो कुछ ऑटोमेटिकली ये सिम्टम्स आप देखेंगे कि आपके अंदर कम होना शुरू हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत ही अच्छी बात की। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, हमारे देखने वालों ने बड़ा एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनके बारे में आम तौर पर किसी भी फोरम पर, किसी भी जगह बात नहीं होती। और आजकल हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा इशू है कि हम ऐसे स्ट्रेसर्स में, हम ऐसी एंग्जाइटीज़ में, ऐसे डिप्रेशंस में हैं जिनका हल हमें कहीं नज़र नहीं आता। तो मैं अपने देखने वालों को ज़रूर आज फूड फॉर थॉट देकर जाऊंगी कि वो सोचें इस बारे में, अपनी अक्ल को सिर्फ महवे तमाशा ना बनाएं, बल्कि इस बारे में सोचें कि किस तरह से आपकी सोचों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, हम कैसे अपनी एंग्जाइटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। आई रियली वांट टू ऐड समथिंग। जैसे हम वरीज़ की बात कर रहे हैं ना, एंग्जाइटी वरीज़ ही होती हैं, परेशानियाँ हमारे। एक चीज़ ज़रूर देखें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको, उसके बारे में आप परेशान होना छोड़ दें, उसको कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट कर लें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। उस पे आई मीन फियर ऑफ डेथ है तो आपके कंट्रोल में ये नहीं है, और इसके अलावा और बहुत सारे फियर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है नहीं है। सो जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर काम करें, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको अच्छा, एंग्शियस लोगों के लिए एक बड़ा कोटेबल कोट मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी, एक्सपेक्ट योर बेस्ट एंड एक्सपेक्ट योर वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट। ठीक है ना, कि आप वर्स्ट के लिए तैयार रहते हैं और अपना बेस्ट आप देते हैं, तो फिर आपको कहीं एंजाइटी प्रोन होने का कोई मार्जिन ही नहीं रहता। ज़िंदगी में उसके जो बेहतरीन असरात हैं वो आते ही आते हैं। यहाँ पर नाजरीन मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम का एंड यहीं पर किया जाए। नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और इसी टॉपिक के साथ थोड़ी और डिस्कशन हम अपनी एलैबोरेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।